हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फोर्स उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फ्रिक्शन। तो जैसे कि हमने जब कांटेक्ट फोर्स पढ़ा था तो कांटेक्ट फोर्स में हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी जिस ऑब्जेक्ट ने धक्का लगाना है, यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग कंसीडर कर लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक तो कांटेक्ट होना ज़रूरी है, यानी कि इस बॉडी ने ऑब्जेक्ट को टच किया होना चाहिए। तो उस फोर्स को हम बोलते थे कांटेक्ट फोर्स। उसी में जैसे एक बस है, अगर वो सड़क के ऊपर चल रही है तो वी विल नोटिस कि जो बस है और सड़क है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। यहाँ पे टायर जो हैं इन दोनों का कांटेक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी? अगेन कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो उसी की एक टाइप हमने देखी थी स्प्रिंग फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स आपने देखी थी, एक फ्रिक्शनल फोर्स देखी थी। तो आज फ्रिक्शनल फोर्स की हम बातचीत करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस तरफ को मोशन में है बॉडी उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। तो उसी वजह से जो व्हीकल्स हैं हमारे वो ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ये मोशन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसको रोका भी जा सके। अदरवाइज अगर कभी फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट ही ना करती तो ऑब्जेक्ट कभी रुकते ही ना। और सबसे कॉमन टाइप के अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस आप देखोगे तो एक आपको स्टैटिक मिलेगा, दूसरा स्लाइडिंग, देन तीसरा रोलिंग। कैसे कैसे इमेजेस के साथ देखते हैं। स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन जब आप पढ़ोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन में आप नॉर्मल फोर्स का एग्जांपल कंसीडर करोगे। कोई ऑब्जेक्ट है उसको नॉर्मली एक जगह पे रखा हुआ है, लेट्स से कोई बस है वो आराम से अभी सड़क पे रुकी हुई है, तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ में एट द सेम टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसको हम बोल सकते हैं। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है। स्टैटिक मतलब कि कोई चीज़ बिल्कुल स्थिर है, मूव नहीं कर रही, रेस्ट के ऊपर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। उसके अलावा कोई मोशन में नहीं होगी बॉडी इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नो मोशन। दूसरा यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और उसके अलावा नीचे की तरफ को ग्रेविटी उसको खींचती रहेगी, तो ग्रेविटी जो होगी वो भी एग्जिस्ट करेगी। दैट्स ऑल अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा? मान लो अब कोई ऑब्जेक्ट है सामने रखा हो, इसको मैंने धक्का मारना शुरू कर दिया। जब इसको मैं आगे की तरफ धक्का मार रही हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, पीछे की तरफ को लगेगी। तो यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि ये जो पीछे को फोर्स लग रही है ये कौन से वाली है? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि आप स्लाइड कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हो। पर ये याद रखना हमेशा जिस भी तरफ को मोशन होगा फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। देन आता है रोलिंग फ्रिक्शन। कोई ड्रम सा है, ड्रम को ऐसे आपने रखा और इसको धक्का मारना शुरू किया तो ये रोल करते करते जाएगा, लाइक दिस, घूम घूम के जाएगा। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी, अगेन जिस भी आगे अगर ये मान लो राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी। तो ये फ्रिक्शन के टाइप थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। एडवांटेजेस क्या होती हैं फ्रिक्शन की? अभी जैसे मैं पेन टैप की हेल्प से इसके ऊपर लिख पा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगेन हम पेंसिल से नोटबुक पे लिख पाते हैं, पेन से नोटबुक पे लिख पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा जा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव में था, मान लो बस है वो मूव कर रही थी कॉन्टीन्यूसली, अगर ब्रेक्स अप्लाई किए तो उसको रोकना भी है तो रुकेगी, क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होती है ना तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रुक ही नहीं पाता, वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में रहता। उसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगी आपको फ्रिक्शन की। वो क्या क्या मिलेंगी? तो अब देखो, टायर कॉन्टीन्यूसली घिस जाते हैं इस फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन जो होती है देख सकते हो आप, कैसे फील कर सकते हो? इन द फॉर्म ऑफ हीट। और देखोगे कैसे कि जो टायर हैं वो थोड़े थोड़े प्लेन होने लग जाएंगे, नरम पड़ने लग जाएंगे। तो उससे क्या होता है, जो टायर हैं वो बार बार वियर एंड टीयर हो जाती है, उनकी घिस जाते हैं। सेम इज़ द केस जो हमारे शूज़ होते हैं, जब हम चलते हैं तो वहाँ पे जब हम चल रहे हैं इवन तब भी कौन सी फोर्स आ रही है? फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है। तो आगे को हम लेट से चल रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती रहेगी? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती रहेगी। उसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है। तो हम देख रहे हैं कि जो हीट की वजह से जो मशीन है, अब मशीन्स में भी तो क्या होती है? फ्रिक्शन ही होती है ना, तभी तो गर्म पड़ जाती है कोई भी मशीन होती है। तो उसमें भी क्या आ जाता है? वियर एंड टीयर हो जाता है। तो फ्रिक्शन जहाँ पे एक तरह से बोन भी है, एक तरह से वरदान भी है, पर एट द सेम टाइम एक तरह से कर्स भी है, ठीक है, अभिशाप भी है। तो इसको बोन और कर्स दोनों की तरह बोल सकते हैं। इसका होना भी ज़रूरी है और इसके होने से कुछ इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखेंगे हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के टोटल हमें पढ़ने हैं 3 लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है,
वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। दोबारा से सुन लो इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस उस पर आप कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। मतलब आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी तभी वो चलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आपके पास क्या है, खाद की बोरी है, फर्टिलाइज़र की एक बोरी पड़ी हुई है, सैक पड़ी हुई है। अब वो बोरी किसी ने फेंक दी आपके घर के बाहर, वो वहीं पे रहेगी ना, वो तो हवा से हिलेगी नहीं अनटिल और अनलेस आप नहीं आओगे और उसको उठाओगे नहीं। तो यू नीड टू अप्लाई द फोर्स। बिना फोर्स के कोई भी चीज़ जो है वो मोशन में नहीं आती। यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती हैं चीज़ें, पर उसके लिए भी पहले आपने एक फोर्स अप्लाई करी होगी ना, फिर आप यूनिफॉर्मिटी से अपना व्हीकल चला रहे हो और फिर अगर आपको स्पीड और इंक्रीज़ करनी है तो वहाँ नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो इन शॉर्ट न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमने क्या देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन मान लो स्ट्रेट लाइन भी कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तभी तो आप 25 मीटर पर सेकंड अगर 5 सेकंड के अंदर चलना चाहते हो तभी चल पाओगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आई थिंक डन, कि जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस उसके ऊपर आप कोई आके फोर्स नहीं अप्लाई करते। इन अदर वर्ड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं चाहता है, वो अपनी ही फॉर्म में रहना चाहता है जैसे उसको आपने रखा हुआ था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अपना ही एग्जाम्पल देख लो, जब तक लात नहीं पड़ती तब तक पढ़ाई नहीं करते ना, अदरवाइज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है तो पढ़ोगे। पर वैसे हम क्या देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं चाहता है, पर चेंज इज़ द की ऑफ इवोल्यूशन। अगर आपको ग्रो करना है, अपना विकास करना है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, चेंज इज़ द की। चेंज तो होना ही पड़ेगा उस केस में। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद एग्जाम्पल्स देख लो इसके। ये देखो, ये कोई पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे, आराम से अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, वो धक्का तो मार रहे हैं, ये देखो एक तरह से 10 न्यूटन का आ रहा है, एक तरह से 20 न्यूटन का आ रहा है, पर दिक्कत कहाँ पे पड़ रही है, दिक्कत ये पड़ रही है कि दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगेन ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा। पर तीसरे केस में ये वाला भी इस तरफ आ गया, दोनों ने एक तरफ को जब धक्का लगाया है तो ये देखो यहाँ से खिसका दिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक। तो क्योंकि अब दोनों का जो फोर्स है वो एक, यहाँ पे 10 न्यूटन था, यहाँ भी 10 न्यूटन, ये बैलेंस फोर्स थी, उस वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव नहीं कर पा रहा था, रेस्ट पे ही रह रहा था। और तीसरे केस में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों लड़के जब एक तरफ को आ गए, तो जब इन्होंने ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगाया तो अब ऑब्जेक्ट मूव कर पाया। कब मूव कर पाया, जब अनबैलेंस फोर्स लगी। अब पत्थर पे इस तरफ से फोर्स लगाने को कोई नहीं था। तो हमने क्या देखा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे ठीक प्रूव होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, उसी में रहेगा अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। ये देखो यहाँ पे लिखा है अनबैलेंस फोर्स। ये देखो यहाँ पे अब फुटबॉल है, फुटबॉल को जैसे ही किक किया, अब ऑब्जेक्ट जो है ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में ही रह रहा है, पर आगे चल के नेट के पास और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ को आएगा और जब यहाँ पे टकराएगा तो बॉल अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या लगा, नेट ने क्या अप्लाई किया, नेट ने अप्लाई किया आपका अनबैलेंस फोर्स। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। इसी की और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन आती है, दैट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आपने मे बी वर्ड ना ध्यान में हो आपको, पर ये आपने चीज़ जो है वो फेस करी होगी। देखो जब भी गाड़ी चलती है तो आप क्या फील करते हो, जैसे गाड़ी मान लो कोई टर्न आता है, तो जब टर्न आता है आपकी गाड़ी तो इस तरफ को मुड़ रही होती है, पर आप बाहर को फील करते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी जो बॉडी होती है वो चाहती है कि हम रेस्ट पे ही रहें, ठीक है, हमारी बॉडी चाहती है हम रेस्ट पे ही रहें, पर अब रोड जो है वो तो मुड़ते रहते हैं। दोबारा से इसको समझो, ये रोड आया इस तरह से, आप इस बस के अंदर बैठे थे, अब बस तो इसी रोड के हिसाब से मुड़ेगी, पर हम क्या करते हैं, बाहर को ऐसे फील करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब हम इनर्शिया बोल दोगे आप इन शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो बॉडी थी वो तो चाहती थी कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ, पर जस्ट बिकॉज टर्न आ गया, डायरेक्शन जो थी बस की वो चेंज होगी, तो उस वजह से आपकी बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी कि मुझे तो रेस्ट पे ही रहना है। ऑल्दो आपकी बस क्या फेस कर चुकी है, इनर्शिया ऑफ मोशन फेस कर चुकी है, पर आपकी जो बॉडी है वो चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है।
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब आप बाइसिकल चला रहे होते हो, बाइसिकल जब आप एकदम से पैडल मारना भी छोड़ दोगे, तो पैडल मारना भी जब छोड़ देते हो तो आपकी बाइसिकल थोड़ी देर तक चलती रहती है, क्योंकि आप यूनिफॉर्मिटी में थे। तो उसमें भी क्या देखोगे आप, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। उसके अलावा जब आप एप्लीकेशन करते हो ब्रेक्स की, आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई करी या कार को स्लो डाउन मूव किया, तो हमारी जो बॉडी होती है वो मोशन में ही फील कर रही होती है। और उस वजह से देखो, अभी एग्जाम्पल के लिए एक और दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं। आप मान लो गाड़ी में बैठे हो, कार में, ब्रेक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप जब बैठे हुए हो यहाँ पे, तो जब ब्रेक लगती है तो एकदम से बॉडी ऐसे जाती है ना आगे को। क्यों जाती है? क्योंकि आगे को जब गाड़ी चल रही थी तो हमारी बॉडी मोशन में आ चुकी थी कि आगे को ही चल रहे हैं हम। पर जब एकदम से ब्रेक्स लगेंगे तो आपकी बॉडी, पैर तो आगे कंट्रोल में, वो तो ब्रेक के साथ कंट्रोल में आगे, पर जो अपर बॉडी थी वो अभी भी मोशन में ही थी, और मोशन में ही होने की वजह से एकदम से हमें धक्का आगे को लगता है। सेम इज़ द केस, जब गाड़ी आपकी चलती है तो आप एकदम से पीछे को हटते हो। फील करा होगा आपने ये सारा। तो जब एकदम से पीछे को हटते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बैठी हुई थी रेस्ट पे, और नीचे वाली बॉडी तो आ गई कॉन्टेक्ट में कि बस चल पड़ी, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पर आपकी जो अपर बॉडी होती है उसको एकदम से झटका लगता है कि जो बस है वो आगे जा रही है, पर मैं रेस्ट पे रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप सारी जगह पे क्या देख रहे हो, इनर्शिया की एप्लीकेशन आ रही है। इन शॉर्ट, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की ये सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं। ये देख लो, ये बस के एग्जांपल लिख दिए हुए हैं कि जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो कई बार इंजरी भी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि आपकी जो नीचे वाली बॉडी थी वो तो आ गई थी कंट्रोल में अलॉन्ग विद द बस, पर जो अपर बॉडी थी वो उसी मोशन में रहना चाहती है या फिर रेस्ट पे रहना चाहती है जैसे वो पहले थी, तो रेस्ट कर रही है चेंज को। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल है। सेम इज़ द एग्जाम्पल, यहाँ पे मोटर बाइक का दे दिया हुआ है और यहाँ पे आपके बाइसिकल वाला एग्जाम्पल दे दिया हुआ है। अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम था, और यूनिट आ जाती थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बोलता है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो एक्सेलरेशन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, दो वेरिएबल्स, वन इज़ फोर्स एंड सेकंड वन इज़ मास। तो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी कौन? दैट इज़ सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन बताई गई है। तो एक्सेलरेशन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, वन इज़ द नेट फोर्स, कितनी नेट फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा उसका मास कितना है ऑब्जेक्ट का। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम जो है वो चेंज होता रहेगा, और जो मोमेंटम होगा वो आपके दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज़ P इज़ इक्वल टू ma। अभी देखते हैं इसको न्यूमेरिकली। तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, उससे क्या निकल के आया था? इनर्शिया निकल के आया था। यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मोमेंटम। अब मोमेंटम को अंडरस्टैंड करते हैं। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, मैंने ए लिख दिया था पीछे, mv आएगा, वेलोसिटी थी वहाँ पे। तो मोमेंटम जो होता है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर? तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास किसका? जो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है, उसकी वेलोसिटी साथ में। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम कैसे निकालोगे? एक तो उसका मास लेना पड़ेगा, दूसरा उसकी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, और उससे क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? मोमेंटम निकल के आ जाएगा। यानी कि P इज़ इक्वल टू mv। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और मोमेंटम किसका एप्लीकेशन आ गया? जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन है मोमेंटम के लिए, दैट इज़ द मोमेंटम है। ठीक है, जैसे इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का था, सेकेंड का जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द मोमेंटम। कैसे निकल के आएगा? तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मोमेंटम जो होता है इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अगर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी? वेक्टर या फिर स्केलर? यस, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। और इसकी अगर आपको यूनिट निकालनी है वो भी निकल के आ जाएगा। कैसे? तो मोमेंटम आपने बोला मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स भी इसको आप लिख सकते हो। तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब जब भी आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में था और साथ में अगर बॉडी रेस्ट पे थी, तो वो दोनों क्या कर जाएंगे? चेंज कर जाएंगे। जब भी आप क्या अप्लाई करोगे? अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई करोगे। तो अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो आपका मोमेंटम भी चेंज कर जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू mv। वेलोसिटी चेंज,
मोमेंटम चेंज, लेट्स से अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई मोमेंटम भी इंक्रीज, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई मोमेंटम डिक्रीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन. होता क्या है, मास और जो वेलोसिटी हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेट्स से यहाँ पे हमने क्या देखा, P इज इक्वल टू mv. अगर एक भी फैक्टर इंक्रीज करता है तो मोमेंटम के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है. हमें बस ये देखना होता है कि मास के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा या वेलोसिटी के ऊपर या फिर दोनों के ही ऊपर. तो ये होता है आपका मोमेंटम का कॉन्सेप्ट. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके. जैसे एक टेनिस की बॉल ले लेते हैं, टेबल टेनिस की, ठीक है, टेबल टेनिस की हल्की होती है, और वहीं पे दूसरी तरफ क्रिकेट की ले लेते हैं टेनिस की बॉल. तो क्रिकेट की तो भारी होती है, तो मास अगर देखोगे तो क्रिकेट की बॉल का ज़्यादा होगा, और वहीं पे टेबल टेनिस का मास देखोगे बॉल का तो उसका हल्का सा होगा. मान लो वेलोसिटी दोनों की बराबर जा रही है, इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड, पर ज़ोर से किस बॉल की लगेगी, क्रिकेट की बॉल से, क्योंकि इसका मास ज़्यादा था. तो एक चीज़ हमें कांस्टेंट रखनी होती है मोमेंटम के टाइम पे, या तो मास होगा या तो वेलोसिटी होगी. तो यहाँ पे वेलोसिटी तो बराबर थी, पर जस्ट बिकॉज मास दोनों का डिफरेंट था, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा. तो क्रिकेट की बॉल में से और टेबल टेनिस की बॉल में से आपको चोट किसकी ज़्यादा लग सकती है, ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल की ज़्यादा लगेगी. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे ट्रक है और एक तरफ छोटा व्हीकल ले लेते हैं, कार है. मान लो ट्रक पहले रेस्ट पे है, ठीक है, मास उतना ही है, और यहाँ पे एक तरफ कार ले लेते हैं, कार जो है वो आपकी मोशन में थी, ठीक है, मास कम है इसका. तो कार अगर रेस्टिंग ट्रक को हिट करती है तो उसको उतना नुकसान नहीं होगा जितना अगर मूविंग ट्रक ने उसको हिट कर दिया. मूविंग ट्रक, क्योंकि मूविंग ट्रक में साथ में क्या आ गया, मास तो है ही ज़्यादा, पर साथ में वेलोसिटी भी आ गई है. इवन अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा था ना ट्रक, और मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ टकरा जाता है, तो जो दूसरी तरफ का जो भी ऑब्जेक्ट होगा पर ट्रक से छोटा होगा उसको ज़्यादा इंजरीज देखने को मिलेंगी. मतलब कार जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे टूट सकती है, और जो लोग बैठे होंगे अंदर वो ब्रूटली हिट हो सकते हैं. तो बुलेट का एग्जाम्पल है, वैसे ही छोटी सी होती है ना बुलेट, गन से जो मारी जाती है, पर एक इंसान को मार सकती है वो, क्योंकि मास तो कम था वहाँ पे, पर वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से मोमेंटम इंक्रीज कर गया. ऑल्दो P इज इक्वल टू mv, तो एक जो है वो सरपास कर जा रहा है इफेक्ट को, तो उस वजह से मोमेंटम जो है वो वेरी कर सकता है. तो वैसे ही क्रिकेट प्लेयर की अगर बात कर लो, तो क्रिकेट प्लेयर जो होता है हमेशा बॉल को जब कैच कर रहा होता है तो पीछे ऐसे हाथ लेके आता है. क्यों? क्योंकि एकदम से फोर्स फील हो जाती है बॉल को, पर उसके साथ साथ पीछे को जब लेके आता है तो चोट कम लगती है. जब बॉल हिट करती है हाथ के साथ तो चोट कम करती है, मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी रिड्यूस हो चुकी है. मास तो उतना ही रहेगा बॉल का, पर वेलोसिटी रिड्यूस कर जाती है, क्योंकि एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, उस वजह से वो बॉल ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुकी होती है. तो यहाँ पे वो ट्रक वाला एग्जाम्पल, शॉपिंग कार्ट, ये सारे एग्जाम्पल आप एप्लीकेबल यहाँ पे कर सकते हो. बाकी थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर न्यूटन का देखोगे तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, दैट एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल भी होगा और ऑपोजिट रिएक्शन भी देखने को मिलेगा. तो ये गति का तीसरा नियम है. तो जो फर्स्ट लॉ है इसमें क्या बोला, एवरी बॉडी रिमेन, फर्स्ट लॉ में क्या बोला हमने, कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो रिमेन दैट विल रिमेन इन रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ने अप्लाई कर दिया जाए. दैट इज़ द फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ में हमने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. वन इज़ द फोर्स एंड दूसरी है दैट इज़ दूसरी क्या थी, एक तो फोर्स थी और जो दूसरी थी आपके पास दैट वाज मास. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स फाइनली हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आ जाता है. उसके अलावा हम देखते हैं थर्ड लॉ में, तो थर्ड लॉ में बोला टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आपने कोई बॉल लिया, उसको दीवार के साथ मारा, बॉल दोबारा से आपके पास वापस आएगी. अब ग्राउंड के ऊपर खड़े हो तो नॉर्मल फोर्सेज आर अकरिंग देयर. तो वो सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपके किसके अंडर आ जाते हैं, दे कम्स अंडर द न्यूटन का जो थर्ड लॉ है. ठीक है, दैट एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. नाउ दीज आर द क्वेश्चन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और अपने एंड से इनको एक बार सॉल्व कर सकते हो. बस सेम है, आपने देखना है कि कौन सा फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास थोड़े से ही टॉपिक बचे हैं, एक लेक्चर और लगेगा. तो अभी के लिए इतना ही. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग.